Hello Beta Party. Let's start with the first chapter of Civics, Introduction to our Constitution. Let's revise a few things before we start. So, in the Civics textbook of the previous class, we saw many reasons why rules are necessary in our lives. तो पिछले साल के हमारे Civics के टेक्स्ट में हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे रीजंस देखे हैं कि क्यों हमारे लाइफ में रूल्स जरूरी हैं. We follow norms and rules in order that activities in the family, school, our village or city are carried out smoothly. तो रूल्स फॉलो करने से कैसा होता है कि हमारी फैमिली लाइफ, स्कूल लाइफ, हमारे विलेज में, सिटी में सब कुछ एकदम स्मूथली चलता है रूल्स फॉलो करने से. There are no rules in a family. However, there are norms about behavior of a member in a family. हमारी फैमिली में क्या होता है कि कुछ रूल्स नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ न कुछ नॉर्म्स होते हैं. जैसे हमको सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बैक आंसर नहीं करना चाहिए. तो ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं कि हमने कैसे बिहेव करना चाहिए. देयर आर रूल्स इन स्कूल रिगार्डिंग एडमिशन, यूनिफॉर्म एंड स्टडीज. स्कूल में कौन कौन से रूल्स होते हैं? एडमिशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं. डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स. तो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं. The administration of our village or city is also carried out according to the rules. तो जो भी हमारे शहर में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ जो मैनेज होती है चीजें, वो सब रूल्स के हिसाब से होती है. Similarly, the administration of our country is carried out through a system of rules. वैसे ही हमारे कंट्री को चलाने के लिए भी, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. The rules regarding family, school, विलेज और सिटी आर लिमिटेड इन नेचर. तो हमारे फैमिली में, स्कूल में और विलेज में जो रूल्स होते हैं वो सब बहुत लिमिटेड होते हैं नेचर में. बट द रूल्स एंड द प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मच वाइडर इन स्कोप. क्योंकि कंट्री बहुत बड़े लेवल पे चलानी होती है, तो उनके जो रूल्स होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स के रूल्स होते हैं, क्योंकि उनको सबको संभालना है और सबको लेकर चलना है. So, see whether you find the answer to these questions in the following text. The meaning of the Constitution. The book in which all provisions regarding the administration of a country are mentioned together in a systematic way is called a Constitution. मतलब Constitution में क्या लिखा होता है कि हमारे देश को कैसे चलाना है, हमारे देश में कौन कौन से रूल्स रहेंगे, और देश के हर एक एस्पेक्ट के बारे में रूल्स बने हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा काम कैसे होगा. दिस मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए. Government is established by representatives elected by the people. So, the government is established by the representatives elected by the people. It is bound to carry out administration of the country as per the provisions of the Constitution. तो गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होता है? लोग जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं उनसे गवर्नमेंट बनती है, और जो गवर्नमेंट है उनका क्या काम है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स लिखे हैं उसके हिसाब से वो लोग देश को चलाते हैं. द रूल्स एंड द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. तो कैसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक और फंडामेंटल लॉ है, उसके हिसाब से ही सब कुछ चलता है. While making laws, the government is bound to follow the constitution. जब भी कोई नया लॉ बनता है या रूल बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना कंपलसरी है, उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है. If it does not do so, then the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional. मतलब अगर कोई भी लॉ बनाने से पहले अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बना है तो जुडिशरी जो होते हैं, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं. नल एंड वॉइड मतलब जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है.
प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन होते हैं? द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, एग्जाम्पल citizenship, the rights of a citizen, the relationship between the citizens and the state. Subject of the law is made by the government, elections, restrictions on the government, jurisdiction of the state. मतलब क्या क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक सिटीजन कौन होता है, उसके क्या राइट्स होते हैं, फिर हमारा स्टेट के साथ क्या रिलेशन होता है, और सारे लॉज और इलेक्शन के बारे में सब कुछ डिटेल्स उसमें है, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे एंड ऑल दैट. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो मोस्टली सारे कंट्रीज ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फॉर्म करके रखा है और उसी के हिसाब से उनका गवर्नमेंट चलता है. येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन सबके अलग अलग होते हैं हर कंट्री के. There are differences of history, social structure, culture and traditions, etc. क्योंकि हर कंट्री का सब सारे कल्चर और ट्रेडिशंस अलग होते हैं, इसीलिए उनके नॉर्म्स भी अलग होते हैं. Similarly, their needs and objectives might also be different. तो उनके नीड्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स या वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या कैसे चलाना चाहते हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं, वो सब भी हर कंट्री की अलग होती है, वहाँ के क्लाइमेट्स के हिसाब से, वहाँ के सिचुएशंस के हिसाब से, उनके कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से. ईच कंट्री ट्राइज टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट ओनली सिचुएटेड टू इट्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो इज इन ट्यून विद द डिस्टिंक्ट नेचर. मतलब हर कॉन्स्टिट्यूशन उनके कंट्री की नीड्स के हिसाब से बनता है. नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या जरूरत है? देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ द रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलाने में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. क्या एडवांटेजेस हैं, चलो देखते हैं. Government has to function within a set of rules. This reduces the possibility of the misuse of the power and authority they have been given. मतलब हमारे गवर्नमेंट में जो अथॉरिटीज होते हैं, जो हमारे नेता लोग होते हैं, वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो रूल्स सेट है उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है. सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स. गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स. Therefore, people's rights and freedoms are safeguarded. मतलब हम जितने भी लोग इस देश में रहते हैं, उनके पास कुछ हक होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, हमारे पास कुछ फ्रीडम है, तो वो फ्रीडम हमारा गवर्नमेंट भी हमसे नहीं ले सकता. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. थर्ड, रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ. मतलब किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना मतलब जो लॉ के रूल्स हैं उसके हिसाब से उनको फॉलो करना होता है. देन देयर इज नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पावर और हाई एंडेड एडमिनिस्ट्रेशन. तो कोई भी अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता. इफ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेथ दैट द कॉमन पीपल हैव इन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस. मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर सरकार चलती है तो कॉमन लोगों का, पब्लिक का विश्वास अपने गवर्नमेंट पे और बढ़ जाता है. दे बिकम कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथेन्ड ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. तो क्या होता है कि लोग जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट कर. तो डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथेन्ड ड्यू टू द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. तो लोगों के ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने से डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बढ़ती है. कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री. द नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि कुछ आइडियल्स रखे जाते हैं कंट्री के सामने और बाकी भी देश कोशिश करता है कि हम उसी तरीके से एक्ट करें. इट क्रिएट्स एन एटमोस्फियर कंड्यूसिव
to attain the world peace and security and preservation of human rights. तो क्या होता है कि उससे पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे सुख शांति हो, सब लोग सेफ रहें और अपने ह्यूमन राइट्स बचे रहें. Since the Constitution also includes the list of citizens' duties, it fixes the responsibility of citizens as well. तो कैसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज लिखी हुई हैं, तो हम सब भी उसी हिसाब से एक्ट करते हैं. व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री? कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंक्लूड होता है? द गवर्नमेंट हैज टू मेक सम लॉज रिलेटिंग टू द सेवरल सब्जेक्ट्स such as defending the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health service, encouragement to the commerce and industries, protection of the weaker sections, making policies for the progress of the women, children and the tribal people, etc. तो गवर्नमेंट को कौन कौन से चीजों के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं? बाउंड्रीज पे डिफेंड करने के लिए हमारी कंट्री को, मतलब बॉर्डर पे हमारे देश को बचाने के लिए, फिर लोगों को बचाने के लिए कि कोई किसी पे अटैक ना कर सके, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हम अपने देश से दरिद्रता को दूर करने के लिए, लोगों को नौकरियां मिले या काम मिले उसके लिए, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस के लिए. एंड क्या होता है कि जितने भी बिजनेसेस और सब कुछ होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और जितने भी गरीब लोग हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाते हैं जिससे औरतों और बच्चों को या ट्राइबल लोगों को कुछ अपने हक मिल सके. गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज. तो क्या होता है, लॉज इम्प्लीमेंट करके वो कुछ डिजायरेबल चेंजेस लाते हैं, कुछ अच्छे चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में. इन शॉर्ट, द गवर्नमेंट इन द मॉडर्न टाइम्स has to take decisions related to the different issues, right from space research to public cleanliness. तो आजकल के मॉडर्न जमाने में गवर्नमेंट को कहाँ से कहाँ तक रूल है, मतलब कहाँ से कहाँ तक लॉज बनाने पड़ते हैं और सब कुछ देखना पड़ता है. तो जो एकदम लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, स्पेस में रिसर्च हो रहे हैं, वहां से लेकर एकदम जनरल पब्लिक के क्लीनलीनेस तक, साफ सफाई तक, हर एक चीज के बारे में उनको लॉज बनाने पड़ते हैं, हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है. दिस इज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन. इसी को गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, वी शैल नाउ सी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. अब हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना था. द बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टेड इन 1946. 1946 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया गया था. The leaders of the freedom movement insisted that independent India will be governed not by the laws made by the British but by the laws made by the Indians themselves. तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे देश को आजादी मिली उसके बाद लोगों ने सोचा कि अब क्योंकि हम आजाद हैं तो हम ब्रिटिश के बनाए हुए रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद अपने रूल्स बनाएंगे. A committee was established to prepare the constitution of independent India. तो क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई जो हमारे लिए रूल्स डिसाइड करेंगे हमारे देश के लिए. इट केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो ये जो कमेटी बनाई गई, जो हमारा संविधान लिखने वाले थे, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन August 15, 1947. हमारे देश को आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में. बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया. उसके पहले हमारे देश पे ब्रिटिश का राज था. They divided India into provinces like Bombay, Bengal and Madras for their convenience of administration. तो उसने हमारे देश को इस तरीके से डिवाइड किया था, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के नाम से. The administration in these provinces was carried by the people's representative. तो ये सब प्लेसेस पे क्या होता था कि पीपल के लोगों के चुने हुए एक नेता जो थे वो चलाते थे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन. Similarly, local prince were carrying out the administration in some areas. मतलब कुछ एरियाज में वहाँ के जो लोकल प्रिंस लोग थे, मतलब राजा के बच्चे, वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, अपना राज चला रहे थे. Such areas were known as princely states.
तो जो एरियाज में प्रिंस लोगों का राज था उसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। एंड देयर चीफ्स वर नोन एज प्रिंसेस, तो वहां के चीफ को प्रिंस बोलते थे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो क्या होता था कि ये जो प्रिंस होते थे इनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हिस्सा थे ये लोग, मतलब वहां पे ये लोग पार्टिसिपेट करके ये लोग ने भी रूल्स बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। देयर वर टोटल 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? 299 लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूएंट को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। ही स्टडीड एंड कंटेम्पलेटेड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। The draft constitution prepared by him was presented to the constituent assembly. तो उन्होंने जो एक रफ ड्राफ्ट बनाया था वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया था। It was discussed आर्टिकल बाय आर्टिकल, मतलब एक उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे वो एक आर्टिकल को ठीक से स्टडी किया गया। Many amendments were suggested by different members. तो काफी सारे मेंबर्स ने उनमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल्ड द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चंस रेज्ड ऑन इट एंड मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर द सजेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस। तो उन्होंने क्या किया? सबके साथ कोऑर्डिनेट किया, सबके सजेशंस लिए, सबके सजेशंस के हिसाब से ड्राफ्ट में चेंजेस किए और उन्होंने पूरी मेहनत की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फ्लॉलेस बने, मतलब उसमें कुछ भी गलतियां ना हो। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने इतना मेहनत किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि हमारे देश में उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। The Constituent Assembly enacted the Constitution and adopted it on the 26th November 1949. हमारा Constitution कब अडॉप्ट हुआ था? 26th November 1949 के दिन। Therefore, 26th November is observed as Constitution Day. इसीलिए 26 नवंबर को हम Constitution Day बोलते हैं। The country began to be governed according to the province of the Constitution from 26th January 1950। बट हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने देश को चलाना कब स्टार्ट किया? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 से। तो इसीलिए हमारा वो रिपब्लिक डे है, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते हैं। द इंडियन रिपब्लिक came into existence from this day. Therefore, 26 January is celebrated as the Republic Day. That's the end of the chapter. We'll go to the question answers after this. Thank you.